नमस्कार बच्चों। आज मैं जो आपको बताऊंगी वो है इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर डिज़ाइन और आर्ट के प्रिंसिपल्स का आप किस तरीके से ध्यान रखेंगी और ये प्रिंसिपल होते क्या हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन। ये जो प्रिंसिपल हैं वो आर्ट में भी काम आते हैं और डिज़ाइन में, क्योंकि आंतरिक सज्जा अपने आप में एक आर्टिस्टिक आर्ट है। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन या प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम गाहे बजाहे जाने अनजाने में अपने घर की आंतरिक सज्जा करते समय हम ध्यान रखते हैं, और जब हम इनको टेक्निकली पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जो अरेंजमेंट हमने अपने घर में कर रखा है या आंतरिक सज्जा कर रखी है उसमें हमने 80-70% प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स का ध्यान रखा हुआ है, या डिज़ाइन के सिद्धांत या कला के सिद्धांत का ध्यान हमने रखा हुआ है। बस फ़र्क इतना होता है कि हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि जो हमने अरेंजमेंट कर रखा है वो उसकी हार्मनी एक है, वो प्रपोर्शन में है, वो बैलेंस है, या वो उसमें रिदम है या रिपीटिशन है, उसको इस चीज़ का मालूम नहीं होता है। तो आओ बच्चों हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। कला के 5 सिद्धांत हैं। बाकी जितनी ज़्यादा शिक्षाविद हुए हैं उन सब ने अपने अपने तरीके से इसको वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है अनुरूपता या हार्मनी। अनुरूपता या हार्मनी परिभाषित की है बहुत सारे लोगों ने, जिसमें लियोनार्डो ने कहा है कि प्रत्येक भाग को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वह संपूर्ण के साथ एक रूप हो ताकि उसकी स्वयं की अपूर्णता दूर हो जाए। हार्मनी को हम एकता और भिन्नता, यूनिटी और वैरायटी का सिद्धांत भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका ने कहा है कि किसी भी कमरे में एक रूपता लाने के लिए किसी भी कमरे में एकता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्नीचर, दीवारें और फर्श, कुछ चीज़ें सामान्य हों ताकि दूसरे इस पर निर्भर हो और ये पूरा एकीकृत हो जाए। अब आप अपने घर में जब सोफ़े रखती हैं तब आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो दीवारें हैं वो एक रंग की हों, एक कलर हो एक तरह का, या फिर जो आपकी छत है वो किस तरीके की है, और इस तरीके से फिर उसके अंदर आप किस तरीके का सोफ़ा लगाएंगी, कितना बड़ा होगा, उसका साइज़ क्या होगा, ये कहलाती है हार्मनी। कला के सिद्धांत का ये महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम कहते हैं हार्मनी। और ये जो एक रूपता है वो रेखा, आकार, स्केल, पोत, विचार और रंग, इन सब से आप इस एकता को, अनुरूपता को ला सकते हैं। उसके बाद है बैलेंस, ठीक है, यानी कि संतुलन। अब आप कहेंगे कि संतुलन हम क्या करते हैं। आप जब कभी भी अपने घर को या कमरे को अरेंज करते हैं और किसी चीज़ में कुछ चीज़ें सजाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर एक अलमारी में राइट साइड में आपने छोटा सा गुलदान रखा है तो आप सोचती हैं कि लेफ़्ट साइड में भी गुलदान रखें। इसी को हम बैलेंस कहते हैं। बाकी परिभाषा के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर ने कहा है संतुलन दो भागों का संबंध है जो विश्राम की संवेदना उत्पन्न करता है और अपने और कमरे को संपूर्णता प्रदान करता है। जब आप दीवान पे मसंद और छोटे कुशन्स लगाती हैं तो इस बारे में ध्यान रखती हैं कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड एक एक मसंद हो और उसके साथ एक एक कुशन हो। इसको कहते हैं दीवान का बैलेंस्ड होना। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि संतुलन किसे कहते हैं। अब संतुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक को फॉर्मल कहते हैं और जो औपचारिक होता है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे सेंटर टेबल हमने रखी और उसके सामने 2 चेयर और रख दी और उसके और जस्ट सामने हमने फिर से 2 चेयर रख दी। इसको हम कहते हैं सममितीय संतुलन या फिर फॉर्मल संतुलन या
सामने एक बड़ी फोटो हमने लगाई और उसके बगल में दो सेम आकार की सेम शेप की दो फोटोज के अगल बगल यानी कि लेफ्ट और राइट लगा दी, उसको हम औपचारिक संतुलन कहते हैं। और अनौपचारिक संतुलन वो होता है जिसमें कि हमने एक बीच में सेंटर फोटो है बड़ी और एक तरफ हमने राउंड कोई सीनरी लगा दी और दूसरी तरफ हमने उसी साइज की स्क्वायर कोई फोटो लगा दी, तो उसको हम कहते हैं अनौपचारिक संतुलन। तो ये आपको संतुलन समझ में आया होगा कि ये दो तरह का होता है। और अक्सर औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन जो है, औपचारिक संतुलन जो होता है वो थोड़ा मोनोटोनसनेस लिए हुए होता है, अनौपचारिक संतुलन ज़्यादा एक्साइटेड होता है और क्रिएटिव होता है। उसके बाद है प्रपोर्शन, कि प्रपोर्शन क्या है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें प्रपोर्शन, हमें अनुपात लेना पड़ता है किसी भी स्थान को विभाजित करने के लिए। जैसे कमरे में सेंटर कहाँ होगा, कहाँ हम टेबल रखेंगे, किस साइड में हम सोफ़ा रखेंगे, किस तरफ सिंगल सोफ़ा, कहाँ पे, तो एक आनुपातिक चीज़ होती है जिसको कि हम लगाते हैं। अब रट ने कहा है अनुपात एक ही वस्तुओं के विभिन्न भागों के मध्य या एक ही समूह की विभिन्न वस्तुओं के मध्य संतोषप्रद संबंधों को कहते हैं अनुपात। अनुपातिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉर्नर हमने पूरा चेयर टेबल सेंटर टेबल से भर दिया, दूसरा कॉर्नर बिल्कुल खाली पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम अनुपात कहते हैं। हर तरह का, अब जो ये अनुपात होता है वो स्थान का विभाजन करके भी हो सकता है, और या दो किसी चीज़ों के अंदर रंग का विभाजन हो सकता है। इसके अलावा दूरी का विभाजन हो सकता है, माप का विभाजन हो सकता है, नमूने का विभाजन हो सकता है। इस तरीके से हम प्रपोर्शन को हमने जाना। अब है लय, रिदम। रिदम जो होती है वो अलेक्जेंडर ने कहा है लय अनुशासनात्मक गति है जो सामान्यतः तत्वों की नियमित वृद्धि द्वारा या माप के दोहराव द्वारा चिन्हित की जाती है। यह आंतरिक सज्जा में स्थान और स्वरूप के संगठन को इस प्रकार व्यवस्थित और परावर्तित करती है जो कि आँखों को डिज़ाइन के क्रम को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है। किसी भी डेकोरेशन या किसी भी अरेंजमेंट को जब हमारी नज़रें बिना रुके एक रिदम में देखती हैं तो हम उसको लय कहते हैं। ये रिदम आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट से, कटलरी अरेंजमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट से, और दीवारों पे लगी तस्वीरों के अरेंजमेंट से हम ये सब कर सकते हैं। तो ये था लय। अब है लास्ट एम्फेसिस, कि हम एम्फेसिस या दबाव किसे कहते हैं। दबाव उसे कहते हैं, अलेक्जेंडर ने कहा है कि बल के अंतर्गत दृष्टिगत दबाव एवं गौणता असम्मिलित रहती है जिसमें डिज़ाइन के कुछ भागों को अधिक महत्व दिया जाता है जबकि अन्य भाग द्वैतिक होते हैं। या बल कला का वह सिद्धांत है, गोल्डस्टेन ने कहा है कि बल कला का वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिपात करती हैं और उसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य वस्तुओं पर दृष्टिपात करती है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब हम बल देते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वो जो है वो कितने आधार पर हम कितना बल देना है, किसे बल देना है, किस स्थान को बल देना है और किस प्रकार का बल देना है। कहने का मतलब है आपके घर में कोई इस तरीके का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट जहाँ पे सबसे पहले नज़र जाती है, जैसे ड्राइंग रूम में घुसते ही एक दीवार अगर आप टेक्सचर करवा देते हैं और उस पर एक बड़ा सा कोलाज लगा देते हैं तो वो आपके ड्राइंग रूम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर एम्फेसिस वाला केंद्र होगा। तो बल आप कहाँ दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम अपने घर की सेटिंग में कहीं पे मिसलेनियस चीज़ें होती हैं उनको छुपाने में भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक इंट्रोडक्टरी
चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स, जो कि घर की आंतरिक सज्जा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।